Good morning class. How are you all? So dear students, today in our social science class we are going to learn about the chapter number 4 from our book Our Environment, and the name of the chapter Air. In our previous class we had started this lesson and we have discussed weather and climate. आज हम सीखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट को कौन से एलिमेंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं. सो आज हम उनके बारे में सीखेंगे, जिनमें से सबसे पहले है टेम्परेचर, देन एयर प्रेशर एंड देन विंड. यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर. द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर. The degree of the hotness and coolness of the air is known as temperature. So temperature की definition क्या हुई? एयर की hotness क्या है, कितनी है, and coolness उसकी कितनी है. So ये सब हमारा temperature में included होता है. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. आपने कभी भी नोटिस किया हो कि दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट नाइट होते होते गर्मी जो है वो कम हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. सो डे से नाइट में भी टेम्परेचर में डिफरेंस होता है और सीजन्स में भी डिफरेंस होता है. जैसे समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है जबकि विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन. इंसोलेशन की डेफिनेशन क्या है? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. इंसोलेशन क्या होता है? सन की तरफ से जितनी एनर्जी आ रही है उसमें से जो अर्थ कंज्यूम कर रही है वो सनरेज क्या कहलाती है? हमारी इंसोलेशन कहलाती है. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. और जब अगर हम बात करें कि हमारी अर्थ जो है उसका इंसोलेशन कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, तो ये इक्वेटर से जब हम इसको पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये कम होना शुरू होता है. इक्वेटर पे इंसोलेशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि अर्थ वहाँ पर सबसे ज़्यादा सनरेज को कंज्यूम करता है, वो बिल्कुल उस पर डायरेक्ट पड़ती है, जबकि पोल्स की तरफ ये जो है वो डिक्रीज होता हुआ जलता है. और जब इंसोलेशन कम होता है तो वैसे ही टेम्परेचर भी जो है पोल्स की तरफ जाते जाते डिक्रीज हो जाएगा और इसी वजह से पोल्स पर जो है स्नो होती है, स्नो कैप्स बनी होती हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? If the earth temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of the villages. The concrete and metals in building and the asphalts of roads get heated up during the day. बच्चों, सिटीज़ जो होती हैं वो एज कम्पेयर टू विलेजेस जो होती हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं क्योंकि सिटीज़ में सीमेंटेड बिल्डिंग्स ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा सीमेंटेड रोड्स होते हैं जो कि सारा दिन पड़ने वाली सनरेज को अपने अंदर सोख लेते हैं और शाम को उनको रिलीज करते रहते हैं. सो थ्रू आउट द डे वहाँ पर क्या बनी रहती है? हॉटनेस बनी रहती है. जबकि गांव में क्या होते हैं, बहुत सारे रास्ते जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं और काफ़ी कच्चा एरिया जो होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है. एग्रीकल्चर फील्ड भी वहाँ पर होते हैं, इसीलिए विलेजेस में एज कम्पेयर टू सिटीज़ टेम्परेचर कम होता है. और अगर हम बात करें सिटीज़ में बिल्डिंग्स की, तो बिल्डिंग्स भी क्या कर लेती हैं? हाई स्टोरी बिल्डिंग होती हैं जिसकी वजह से एयर वहीं पर ट्रैप हो जाती है, हॉटनेस ट्रैप हो जाती है. सो इसीलिए भी वहाँ पर गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है. द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिटी. सिटी का टेम्परेचर वो है रेज कर देती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एयर प्रेशर. एयर प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of the air on the earth's surface. डियर स्टूडेंट, एयर जो होती है वो हमारी ह्यूमन बॉडी को चारों तरफ से प्रेशर डाल रही होती है, बट हम उसको फील नहीं कर पाते. इसका रीजन ये है क्योंकि हमारी बॉडी भी जो है वो काउंटर अटैक करती है उसके ऊपर और काउंटर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से हम उसको फील नहीं कर पाते. अब बात करते हैं कि एयर प्रेशर होता क्या है. उसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर. एयर का जो वेट है जो उसको एक्सर्ट कर रही है हमारी अर्थ के सरफेस पे, वो एयर प्रेशर कहलाता है. एयर का अपना जो वेट है वो डालती है हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर, सो वो कहलाता है एयर प्रेशर. एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोस्फियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एयर प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट.
सो सबसे ज्यादा जो प्रेशर है एयर का वो कहाँ पर रहता है, हमारे सी लेवल पर रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, सी लेवल से ऊपर की तरफ, माउंटेन्स की तरफ जब हम जाते हैं तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rise. This creates a low pressure area, and low pressure is associated with cloudy skies and wet weathers. ये स्टूडेंट्स, अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो ये एयर प्रेशर जो है इसको इफेक्ट करता है किसी भी प्लेस का टेम्परेचर। जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वहां पर एयर क्या होगी, ड्राई हो जाएगी, उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो ड्राई हो जाएगा, एयर लाइट हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी, राइज हो जाएगी। सो वहां पर उस प्लेस पर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। और एयर का ये रूल है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेस है ए और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पर क्या होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया। क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया यहाँ पर हो जाएगा। और इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए दूसरी तरफ से एयर जो है यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये एयर प्रेशर है हमारा। और जहां पर भी लो प्रेशर होगा, जहां पर लो एयर प्रेशर होगा, वहां का स्काई जो है वो हमेशा क्लाउडी होगा और वेदर जो है वो वेट होगा। वो उसका रीजन क्या है कि एयर यहाँ से राइज होती होती जाएगी और यहाँ पर कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होकर क्लाउड्स बना लेगी और क्लाउड्स क्या करते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन करेंगे। सो वेदर क्या रहेगा, वेट भी रहेगा। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। और जहां का टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है, कम है जहां पर, तो वहां पर एयर भी क्या होगी, ठंडी रहेगी। इट इज देयर फॉर हैवी हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। अब बात करते हैं कोल्ड प्लेसेस की। सो कोल्ड प्लेसेस पर क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा और जब टेम्परेचर कम होता है तो वहां पर एयर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और एयर जहां पर प्रेशर ज्यादा रहेगा वहां का स्काई जो है वो सनी रहेगा और ऊपर से अगर स्काई देखेंगे तो उसमें क्लाउड्स नहीं होंगे। सो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। एंड टेम्परेचर और एयर प्रेशर का आपस में रिलेशन है। वो कैसे कि जहां पर भी टेम्परेचर लो होगा वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा, हैवी रहेगा। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर एयर प्रेशर लो रहेगा। सो इनका इस तरीके से रिलेशन है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक है विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब हाई प्रेशर एरिया से एयर मूव करती है लो प्रेशर एरिया में, सो वो कहलाती है विंड। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर हल्की हवा चल रही है, विंड जो है लाइट है, सो पत्ते निकल जाते हैं पेड़ों से। अगर विंड जो है स्टॉर्म की फॉर्म में है तो पेड़ पूरे के पूरे अपरूट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, a wind is named after the direction from which it blows. For example, the wind blowing from the west is called westerly. So इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना है कि विंड का नेम जो है जहां से जिस डायरेक्शन से वो चलती है उसी डायरेक्शन के नेम पर उसका नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विंड वेस्ट से चलती है तो उसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। इसको मैंने इसीलिए आपको पहले बताया कि ये टर्म आगे हमारे फर्दर यूज होंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं विंड की टाइप्स पे। तो ये विंड को हमने मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आप कहेंगे कि ये वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज क्या है, तो इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर डायग्राम। ये हमारी प्रेशर बेल्ट जो है उनके नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी जो है इक्वेटर है। सो इस प्रेशर बेल्ट का नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ पे इक्वेटर पे आपको पता है कि सनरेज ज्यादा होती है तो यहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो जाता है, एयर ड्राई होके ऊपर की तरफ उठ जाती है तो लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, इसीलिए बोला गया यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब ये एयर जो है ये ऊपर की तरफ मूव करती है और यहाँ पर इस वाली बेल्ट पर जाकर गिर जाती है, यहाँ पर ड्रॉप होती है, आसमान में उड़ती है और उसके बाद नीचे की तरफ ड्रॉप होती है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर से एयर जो राइज होती है वो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में जाकर ड्रॉप होती है। अब देखिए यहाँ पर जब लो
प्रेशर जनरेट होगा, हमने बात की थी कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। सो सब ट्रॉपिकल पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एयर का, तो यहाँ से हमारी एयर जो है मूव करती हुई इस लो प्रेशर एरिया को फिल कर देगी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो आपको ये एरोज बनाए हैं, ये हमने विंड की डायरेक्शन बनाई है। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमारी एयर जो है कैसे जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, इसीलिए मैंने डायरेक्शन जो है इस तरफ ऐसे दी है। दोनों तरफ हमारी सब ट्रॉपिकल से इक्वेटोरियल लो प्रेशर पर एयर जो है मूव करेगी। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड बेल्ट की। सो इसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर की राइज हुई सारी एयर जो है वो इस पर चली जाती है, तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो एयर हाई रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेल्ट की, सब पोलार प्रेशर, एंड देन यहाँ पर सब पोलार जो है वो लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर बेल्ट है यहाँ पर। अब होता क्या है कि जब एयर जो अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ पर जो एयर होती है वो स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड हो जाने की वजह से यहाँ पर ये वाली जो बेल्ट है इसमें लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, जिसको फिल करने के लिए हमारे हाई प्रेशर एरिया से यहाँ पोल वाली जो एरिया है यहाँ से एयर मूव करती है इस वाले एयर को, इस वाले लो प्रेशर बेल्ट को फिल करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कवर करेंगे, तो यही सेम स्ट्रक्चर जो है हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में भी रहेगा। सो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, पहले हम इसमें हमारे डायग्राम को हाफ को समझेंगे। जब हमें हाफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो साउदर्न पार्ट को करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो जो हमने बात किया था परमानेंट विंड्स के अंदर, तो ये जो विंड स्ट्रक्चर है ये हमारा परमानेंट विंड स्ट्रक्चर है। ये हवाएं इसी सेम डायरेक्शन में हमेशा चलती हैं, सो ये परमानेंट विंड्स है। अब हम बात करते हैं सीजनल विंड्स की। दीज विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जाम्पल मॉनसून इन इंडिया। ऐसी विंड्स जो सीजन चेंज हो जाने पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं वो कहलाती है सीजनल विंड्स। यहाँ पर मॉनसून का एग्जाम्पल दिया गया है। मॉनसून के एग्जाम्पल्स में क्या होता है, साउदर्न ऑसिलेशन होता है, और जब जून के टाइम में इंडिया के अंदर लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है तो साउदर्न ओशियन से बहुत सारी हवाएं, बहुत सारा मॉइस्चर लेकर इंडिया की तरफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में मूव करती हैं। सो ये सीजनल विंड्स होती हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन के आने के बाद ही ये स्टार्ट होती हैं, तो ऐसी विंड्स कहलाती है सीजनल विंड्स। नाउ local winds, these blows only during a particular period of day or year in a small area, for example land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local winds of northern India? आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न इंडिया में दिन के टाइम में, जून के टाइम में जो विंड्स चलती हैं हम उनको क्या नाम देते हैं, लू। और लू जैसी ही और भी बहुत सारी विंड्स होती हैं जो लोकल विंड्स होती हैं, जैसे कि सी और लैंड ब्रीज। सो डे टाइम में जब लैंड जो है हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, सो सी से लैंड की तरफ एयर मूव करना शुरू कर देती है, और नाइट के टाइम पे जब लैंड जो है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाती है, जबकि सी वाटर जो है स्टिल गर्म होता है, तो रात के टाइम पे लैंड से सी की तरफ ब्रीजेस मूव करनी शुरू करती हैं। तो ये सारी हमारी लोकल विंड्स होती हैं। सो यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, साइक्लोन के बारे में बताया गया है कि कैसे हवाएं जो है वो डिवास्टेटिंग हो सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। तो उड़ीसा में 1999 में एक साइक्लोन आया था जिसने बहुत सारी प्रॉपर्टी वहाँ पर डैमेज कर दी थी, जिसमें कॉन्टिन्यूसली 36 आवर्स के लिए 260 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चली थी, जिन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को कोलैप्स कर दिया था। साइक्लोन्स आ गए थे जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में फ्लड हो गई थी, तो यहाँ पर बहुत सारा जो है प्रॉपर्टी का डैमेज यहाँ पर हुआ था। करीबन यहाँ पर 13 मिलियन पीपल्स जो थे वो अफेक्ट हुए थे। सो नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, मॉइस्चर। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapors. Moisture in the air at any time is known as humidity. लैंड के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं उनसे जब वाटर्स इवेपोरेट हो जाता है तो वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं। और जब एयर में किसी पर्टिकुलर एरिया की एयर में कितनी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, सो ये कहलाएगा उसका ह्यूमिडिटी। When the air is full of water vapors, we call it a humid day. जब एयर जो है फुल ऑफ मॉइस्चर होती है तो हम उस दिन को क्या कहते हैं, ह्यूमिड डे कहते हैं। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapors increases and so it becomes more and more humid. और जब गर्मियों का टाइम हो, मौसम गर्म हो, उस टाइम पे एयर की मॉइस्चर
को होल्ड रखने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो इसीलिए ह्यूमिड डे भी ज़्यादा हो जाते हैं, दिनों में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, और जब ह्यूमिडिटी वाले डेज होते हैं उनमें कपड़े जो है सूखने में टाइम लेते हैं, और वैसे ही हमारी बॉडी से जो स्वेट होता है वो भी जल्दी से ड्राई नहीं होता है। सो ये हमारे लिए कैसा मौसम होता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल वाला। When the water vapors rises, it start cooling, और जब ये वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो ये कूल होना शुरू हो जाते हैं, और जब कूलिंग शुरू हो जाती है सो वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और ये एक्चुअली में क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और हमारे क्लाउड्स क्या हैं, अगर हम देखें तो वो ऐसे ही बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। When these droplets of water becomes too heavy to float in the air, then they come down as precipitation, और जब वो इतने ज़्यादा ड्रॉपलेट्स जो इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि वो अब एयर में फ्लोट नहीं कर सकते, तो वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल हो जाता है, या फिर स्नोफॉल हो जाता है, या हेल स्टॉर्म हो जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जब प्रेसिपिटेशन वाटर की फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है, तो वो रेन कहलाती है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। आपको पता होगा कि हमारी जो ग्राउंड है, अर्थ के सरफेस के नीचे पानी है, सो वो ग्राउंड वाटर जो है वो मेनली हमें रेन से ही मिलता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और जब रेन होती है तो प्लांट्स भी अपना पानी जो है अपने लिए स्टोरेज करके रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन टू द बेयर माउंटेन्स एंड कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। जब हिली एरिया में बारिश होती है तो माउंटेन्स के कट के साथ पानी जो है बहते हुए लो लाइंग एरिया में फ्लड लेकर आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। बारिश के होने के मैकेनिज्म के बेसिस पर रेनफॉल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। अब हम समझते हैं कि कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो एयर राइज होकर ऊपर उठती जाती है, और जब वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंच जाती है, जब उसके बाद कूल डाउन होनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे कंडेंस हो जाती है और क्लाउड्स फॉर्मेशन करके प्रेसिपिटेशन करती है। तो ये हुई हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल। सेकेंड वन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, जब माउंटेन हिली एरिया में, माउंटेन्स वाले एरिया में एयर जो है माउंटेन्स की हेल्प से धीरे धीरे करके ऊपर उठती जाती है, और उसके बाद माउंटेन्स की दूसरी तरफ में बारिश कर देती है, कंडेंस होके दूसरी तरफ में। यहाँ पर अगर आप इमेज में ध्यान से देखेंगे कि ये माउंटेन्स वाले एरिया है, और यहाँ पर एयर जो है मॉइस्चर लेकर ऊपर उठ रही है, और यहाँ पर कंडेंस होकर फिर बारिश कर देती है। तो ये कहलाएगी हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल। और लास्ट है हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल। जब हॉट एयर और कोल्ड एयर जो है मिक्स हो जाती हैं, सो वहाँ पर क्या आता है, साइक्लोन आता है। जब हमने समझा था कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे हॉट एरिया, तो वहाँ से एयर राइज हुई और उसी एरिया को फिल करने के लिए दूसरी तरफ से एयर जो है आ गई, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लोनिक रेनफॉल बन जाएगी। सो रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, सभी के लिए रेनफॉल जो है बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो वेस्ट हो जाएगी, वहाँ पर क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पाएंगी, जिसकी वजह से हमें फूड भी अवेलेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ रेनफॉल और क्या लेकर आती है, इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कैरसिटी एंड ड्राउट अकर्स। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके अलावा अगर पानी रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी भी एडवर्सिटी क्या है, उसकी वजह से फ्लड आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। Let's revise what we have done today. We discussed the elements or the factors which affect our climate and weather. First one, temperature, air pressure, wind and moisture. Wind जो है उसको हमने मेजर प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम की हेल्प से यहाँ पर समझा, और ये भी पता चल गया कि विंड जो है जिस डायरेक्शन से मूव करती है उसी से उसका नाम रखा जाता है। So dear student, this chapter is complete. Now we will meet soon in our next class. Till then, stay happy, keep learning. Thank you. Bye bye.